बदला चाहिए हमें बदला। एलाइस पावर से बदला, हर एक चीज का बदला। 1945 वसंत ऋतु का समय था। एक 11 वर्ष का छोटा सा बच्चा जिसका नाम हेलमत था, वह अपने बेड पर लेटा हुआ था और अपने पेरेंट्स को एक गंभीर समस्या पर चर्चा करते हुए सुन रहा था। उसके पिता एक बहुत ही बड़े फिजिशियन थे और नाजीज के सपोर्टर भी थे, जो अपनी पत्नी से कहते हैं, क्या हमें सुसाइड कर लेना चाहिए क्योंकि अब एलाइज हमें नहीं छोड़ेंगे। हेलमत को समझ में नहीं आता है कि आखिर वे एलाइज से इतना क्यों डर रहे हैं कि सुसाइड करने की बात कर रहे हैं। अगले दिन हेलमत के पिता हेलमत को पिकनिक पर ले जाते हैं और वहां पर वो पूरा दिन बहुत ही हंसते खेलते हुए स्पेंड करते हैं। और फिर अगले ही दिन हेलमत के पिता खुद को अपने ऑफिस में शूट कर लेते हैं। जब हेलमत अपने पिता का खून से लथपथ उनके यूनिफॉर्म को देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और अगले 9 वर्ष तक वो अपने घर पर खाना खाना छोड़ देता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी माँ उसके खाने में जहर डालकर उसे भी मार न दे, जैसा कि उसके पिता सुसाइड करने की बात कर रहे थे। इसकी वजह से वो खाना पीना अपने घर पर छोड़ देता है। अब प्रश्न आता है कि आखिर हेलमत के पिता खुद को गोली क्यों मार लेते हैं और एलाइज कौन था और वो क्यों उससे डरते थे। तो 1945 में नाजीज लीडर हिटलर ने अपने आप को और पूरे परिवार को अपने और साथ ही साथ उसके जो मिनिस्टर्स थे उन सभी को बर्लिन, जो कि उनका एक बंकर था बर्लिन में, मतलब कि उसमें एक सुरंग था, वहां पर जाकर सुसाइड कर लेते हैं। जिसके बाद मई में जर्मनी एलाइज को सरेंडर कर देती है। उसके बाद न्यूरेमबर्ग एक जो सिटी है वहाँ पर इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश किया जाता है, जो कि नाजीज क्रिमिनल को मारने का काम करती है। और इसी के कारण हेलमत के पिता भी सुसाइड कर लेते हैं ताकि उनके हाथ न लगे। अब प्रश्न आता है कि आखिर एलाइज नाजीज को मारना क्यों चाहती थी, क्योंकि नाजीज ने मानवता के खिलाफ अपराध किया था। अब मानवता का खिलाफ क्या अपराध था, जिसे हम जीनोसाइडल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि नाजीज ने 6 मिलियन ज्यूस, 200,000 जिप्सीज, 1 मिलियन पोलिश सिविलियंस और 17,000 जर्मन्स को मार दिया था। केवल इसका यह कारण दिया था कि ये फिजिकली फिट नहीं है और मेंटली भी नहीं है, इसकी वजह से वो उन्हें मार डाला था। लेकिन कारण कुछ और भी था, इस कारण से उन्होंने उसे मार डाला था। और कैसे मारा था, उन लोगों को गैस चैम्बर में ले जाता था और वहाँ पर क्या करता था कि जहरीली गैस छोड़ते थे, जिससे वो जो गैस बहुत ही जहरीली होने के कारण वे जैसे उसे सूंघते थे वो मर जाते थे। और कुछ लोगों को तो वो जेल में डालकर उन्हें मार डालता था। इसके बावजूद न्यूरेमबर्ग की मिलिट्री जो ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश हुई थी वो केवल 11 लोगों को ही वो मौत देती है। नाजीज के केवल 11 लीडिंग लीडर को केवल मौत देती है, क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहते थे कि वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरह उन पर हार्ट्स हो। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या था और वो क्यों इन पर ऐसा नहीं चाहते थे, एलाइज कौन थी और कैसे सब कुछ हुआ, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे क्या चीज़ हुआ। बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक। अब हम बात करते हैं जर्मनी की। तो जर्मनी जो है वो 20th सेंचुरी में बहुत ही पावरफुल कंट्री था। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसमें भी जर्मनी ने अपना सहयोग दिखाया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो 1940 से 1980 के बीच तक चला था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो दो पावर्स के बीच में लड़ी गई थी, एलाइज पावर और सेंट्रल पावर। एलाइज पावर में रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस था और बाद में यूएस ने भी ज्वाइन किया था। अब यूएस क्यों ज्वाइन किया था, कैसे ज्वाइन किया था, अभी हम उसके बारे में जानेंगे। और वहीं दूसरी तरफ था सेंट्रल पावर। सेंट्रल पावर में कौन थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और ऑटोमन। इन दोनों पावर्स के बीच में ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ी गई थी। सेंट्रल पावर ने एलाइज पावर को बहुत ही बुरी तरह से हरा चुका था, लेकिन तभी यूएस 1970 में एलाइज पावर की तरफ से एंट्री लेता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और पासा पूरा पलट जाता है। एलाइज पावर जो है वो यूएस की एंट्री होने की वजह से एलाइज पावर बहुत ही मजबूत हो जाती है और सेंट्रल पावर पर विजय प्राप्त कर लेती है। तो सेंट्रल पावर जो कि जहां उसमें जो कंट्रीज थी उसके जो किंग थे उन सभी को मार दिया जाता है। सेंट्रल पावर की जितने भी किंग थे उसमें जितने भी कंट्रीज थे उनके किंग्स को मार दिया जाता है। वहीं जर्मनी में भी किंग्स को मार दिया जाता है। जब जर्मनी का राजा मर जाता है तो उसके बाद
कई सारी पॉलिटिकल पार्टी जर्मनी में एक जगह है जिसका नाम है वाइमर, वहाँ पर मिलती हैं और एक नेशनल असेंबली फॉर्म करती हैं और उस नेशनल असेंबली का नाम रखा जाता है वाइमर रिपब्लिक। अब वाइमर रिपब्लिक जो है वो देश को आगे बढ़ाने का जिम्मा उठाती है। वाइमर रिपब्लिक चाहती थी कि किसी तरह कंट्री को एक डेमोक्रेटिक तरह से आगे बढ़ाया जाए, जिसकी वजह से वो फेडरल स्ट्रक्चर भी इस्टेब्लिश करती है और कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाती है। वहीं वहाँ के जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है उसे भी लागू करती है और रिच स्टैग जो कि जर्मनी का पार्लियामेंट है, इलेक्टेड कॉन्सुलेटिव पार्लियामेंट जिसे हम रिच स्टैग कहते हैं जर्मनी का, उसमें वोटिंग भी करवाता है। लेकिन इन सभी चीज़ों के बावजूद भी जर्मनी जो है वो बहुत ही उसका जो वाइमर रिपब्लिक है उसका स्वागत नहीं करती है, एक तरह से कह सकती है, मतलब उसे दोषी ठहराती है। अब क्यों दोषी ठहराती है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, वाइमर रिपब्लिक इतने अच्छे तरह से डेमोक्रेटिक तरह से वहाँ पर मतलब रूल करना चाहती थी और डेमोक्रेटिक तरह से कंट्री को चलाना चाहती थी, लेकिन उसके बावजूद भी जर्मनी के लोगों को वो बिल्कुल ही पसंद नहीं आती है। तो उसके दो मेनली कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि वाइमर रिपब्लिक का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कुछ इनहेरेंट डिफेक्ट थे। अब वो डिफेक्ट क्या थे वो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। अब वहीं बात करें दूसरे कारण की, जो कि मेन कारण था, तो वो था कि वाइमर रिपब्लिक ने ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को साइन किया था या फिर कहें कि एक्सेप्ट किया था। अब ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स क्या था और ये क्यों एक्सेप्ट किया था, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स थे वो एलाइज पावर के द्वारा जर्मनी पर लाई गई थी, जर्मनी से एक्सेप्ट करवाई गई थी। जैसे कि एलाइज पावर ने सेंट्रल पावर पे जीत हासिल किया था, जिसकी वजह से एलाइज पावर ने सेंट्रल पावर में जितने भी कंट्रीज़ थे उन सभी पे एक एग्रीमेंट करवाया था कि आपको ये एग्रीमेंट करना पड़ेगा। वहीं उसी तरह से जर्मनी पर जो एग्रीमेंट करवाया गया था उसका नाम था ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। अब इस ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में क्या था, चलिए उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स था उसके हिसाब से जर्मनी को अपना ओवरसीज कॉलोनीज को खो देना पड़ा था। इसका क्या मतलब है, तो जर्मनी की जो ओवरसीज कॉलोनीज थी उस पर फ्रांस, पोलैंड, लिथुनिया या फिर कहें कि एलाइज पावर ने अपना कब्जा बना लिया। 1/10 ऑफ द पॉपुलेशन भी एलाइज पावर ने किसका ले लिया, सेंट्रल पावर में जर्मनी का ले लिया। मतलब कि जब वॉर हुआ तो उसमें जर्मनी की बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन की मृत्यु हो गई थी, जिसके 1/10 पॉपुलेशन भी उसकी चली गई। वहीं बात करें तीसरे पॉइंट की, तो 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज आर कवर्ड। तो देखिए, जो जर्मनी की 13% टेरिटरीज थी उस पर एलाइज पावर ने अपना कब्जा बना लिया, उनसे या फिर कहें कि छीन लिया। और अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो 75% ऑफ आयरन एंड 26% ऑफ इट्स कोयल टू फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुनिया। तो जर्मनी की जो 75% जहाँ पर आयरन का प्रोडक्शन होता था, आयरन की तलाश की जाती थी, खुदाई की जाती थी, और 26% जहाँ पर कोयल का प्रोडक्शन होता था, उन सभी जगहों को फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुनिया ने अपने अंडर में कर लिया। एलाइड पावर डीमिलिटराइज जर्मनी, मतलब कि जर्मनी को एक तरह से एलाइड पावर ने डीमिलिटराइज कर दिया। अब डीमिलिटराइज का क्या मतलब है, चलिए हम बताते हैं। डीमिलिटराइज मतलब कि अब जर्मनी अपने बॉर्डर्स पर आर्मीज़ को नहीं रख सकती थी, मतलब कि अब वो अपने बॉर्डर्स पर आर्मी का सिक्योरिटी नहीं दे सकती थी, जिसकी वजह से अगर हम किसी कंट्री के डीमिलिटराइज कर देते हैं तो वहाँ पर आक्रमण करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और ये था चौथा कारण। अब बात करते हैं पांचवा कारण। तो अंडर द वॉल गिल्ट क्लास जर्मनी वाज फोर्स्ड टू पे 6 बिलियन पाउंड। अब देखिए, जब जर्मनी हार गई थी एलाइज पावर से, तो एलाइज पावर ने क्या कहा कि इस युद्ध में जितना भी हमारा नुकसान हुआ है वो तुम्हें भरना होगा, क्योंकि तुम हार गए हो। जिसकी वजह से एलाइज पावर ने जर्मनी को 6 बिलियन पाउंड कर्ज के रूप में देने के लिए कहा। अब 6 बिलियन पाउंड बहुत ही ज़्यादा होता है जिसका रकम। अब बात करते हैं कि चौथा पॉइंट क्या था। तो एलाइड आर्मीज ऑक्युपाइड द रिसोर्सेस राइनलैंड फॉर द लॉन्ग टाइम। अब देखिए, जो जर्मनी थी वहाँ की जो रिसोर्सेस लैंड थी, जहाँ पर रिसोर्सेस मिलती थी, कई सारे मतलब कि फैक्ट्रीज वगैरह थे, उन सभी चीज़ों जगहों पर एलाइज आर्मी ने अपना कब्जा जमा लिया, जिसके कारण जो है
जर्मनी का प्रोडक्शन भी बिल्कुल रुक जाता है। तो इससे बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ता है जर्मनी पर। अब क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं उन सभी बातों को चलिए देखते हैं एक पॉइंट्स की तरफ। तो चलिए एक नए टॉपिक पे बढ़ते हैं, द इफेक्ट ऑफ द वार। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जर्मनी पे एक बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था। वहाँ पर फिजिकली और फाइनेंशियली दोनों तरह से ही बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा था। पहले जो यूरोप कॉन्टिनेंट ऑफ द क्रेडिटर के नाम से जाना था, अब वही कॉन्टिनेंट ऑफ डेबिटर के नाम से भी जाना जाने लगा था। मतलब कि पहले यूरोप जो है वो दूसरे कंट्रीज़ को या फिर दूसरे कॉन्टिनेंट्स को कर्ज देता था, वहीं अब उसे खुद कर्ज की ज़रूरत पड़ गई थी, क्योंकि वॉर के अंदर बहुत ही ज़्यादा नुकसान के कारण वहाँ पर कर्ज की ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई थी। और यही कारण था कि 6 बिलियन पाउंड जो है फ्रांस ने जर्मनी पर भी लगा दिया था। अब दूसरा कारण जो था, दूसरा जो इफ़ेक्ट पड़ा था वो था कि वाइमर रिपब्लिक को कई सारे प्रॉब्लम्स का फेस करने पड़े थे। जैसे कि उसमें एक प्रॉब्लम था नवंबर क्रिमिनल्स। वाइमर रिपब्लिक को नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से बुलाया जाने लगा। वाइमर रिपब्लिक के मेंबर्स को जहां भी देखा जाता था उन पर लोग ईंटें पत्थर से बारिश करने लगते थे, उन्हें लाठी डंडे से मारने लगते थे, क्योंकि वो उनसे बहुत ही नाराज़ थे। क्योंकि उनको लगता था एक तो हमारा कंट्री पहले से ही हारा है, उस पर ये ट्रीटी ऑफ वर्सलेस को साइन कर कर उसे और भी बुरी तरह से हरा दिए हैं। लेकिन इसमें वाइमर रिपब्लिक क्या कर सकती थी, क्योंकि वाइमर रिपब्लिक देखिए जब राजा मर गया तो उसके बाद पूरा जिम्मा तो वाइमर रिपब्लिक के पास ही था। तो वाइमर रिपब्लिक अगर वो ट्रीटी ऑफ वर्सलेस साइन नहीं करती तो वो दूसरा भी नुकसान हो सकता था, जिसकी वजह से उसे ट्रीटी ऑफ वर्सलेस साइन करना पड़ता है। तो इसमें वाइमर रिपब्लिक का कोई गलती नहीं था, लेकिन इसे लोग दोषी मानकर इस पर लोग अत्याचार करने लगे थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पूरे यूरोप सोसाइटी पर ही बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था। लोग बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव होने लगे थे, बहुत ही ज़्यादा कठोर हो चुके थे। लोगों को डेमोक्रेटिक पर से पूरा ही विश्वास उठ चुका था। अब लोग डेमोक्रेटिक को एक यंग फ्रेगाइल आइडिया मानने लगे थे। मतलब कि अब लोग डेमोक्रेसी को बिल्कुल ही चाहते ही नहीं थे कि डेमोक्रेसी हो। अब लोग बिल्कुल ही डिक्टेटरशिप पे उतर आए थे। वो चाहते थे कि डिक्टेटरशिप बने, डेमोक्रेटिक न बने। डिक्टेटरशिप बने तो उनकी ज़रूर हेल्प करेगी और उनका बदला लिया जा सके। और इन सभी का हिटलर को बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजेस भी मिलता है। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ गया था, बहुत ही बुरी तरह से जर्मनी पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा था। लोग जर्मनी में बहुत ही बुरे तरह से व्यवहार करने लगे थे, लोग एग्रेसिव होने लगे थे। वहाँ के लोग जो थे वो चाहते थे कि हमारी जो नई पीढ़ी बने उसमें जो मेन हो वो एग्रेसिव हो, स्ट्रांग हो और मस्कुलिन हो। वो चाहते थे कि फेमिनाइन ना हो, मतलब कि वो चाहते थे कि औरत ना हो, केवल पुरुष ही हो जो कि बहुत ही कठोर हो और हमारा अपना बदला ले सकें। जिसकी वजह से बहुत ही वो कठोर चाहते थे कि हमारा नई पीढ़ी भी हो। तो वो मतलब कि यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से कंडीशन आ चुका था। अब चलो आगे बात करते हैं कि पॉलिटिकल रेडिकलिज्म क्या था। पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। जैसे कि पॉलिटिकल रेडिकलिज्म की बात करें तो वाइमर रिपब्लिक के बर्थ के साथ ही, मतलब कि जब वाइमर रिपब्लिक फॉर्म हुआ उसके बाद से ही रेवोल्यूशनरी स्पार्टिस लेग्यू जो कि जर्मनी में फॉर्म हो चुके थे। अब ये स्पार्टिस लेग्यू क्या थे? तो बोल्शेविक रेवोल्यूशन इन रशिया, आपको पता है, आप पिछले चैप्टर पढ़ के आ रहे हैं कि रशिया में बोल्शेविक पार्टीज के जो सपोर्टर्स थे वो जर्मनी में भी कुछ उसके सपोर्टर्स थे। तो यहाँ पर चाहते क्या थे कि सोवियत स्टाइल का गवर्नमेंट होना चाहिए और इसे अपोज करते थे सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स और कैथोलिक्स। मतलब कि जो सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स और कैथोलिक्स थे वो सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट जो चाहते थे स्पार्टिस लेग्यू उसे अपोज करते थे। और इसके लिए वो उस पर इसे रोक लगाने के लिए उस पर कई बार अटैक्स भी कर चुके थे। वाइमर रिपब्लिक क्या चाहती थी कि वो एक चाहती थी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बने, लेकिन वही स्पार्टिस लेग्यू क्या चाहता था कि एक कम्युनिस्ट पार्टी बने। इसकी वजह से दोनों में कन्फ्लिक्ट पैदा हो गए थे और इन सब का एडवांटेज लेता है हिटलर। हिटलर इन सभी में एडवांटेजेस क्या लेता है कि जब वो देखता है कि इन दोनों में भी लड़ाइयाँ चल रही है, एक तरह से मतलब कि बॉम्बे वाला लड़ाइयाँ रही, लेकिन इनडायरेक्टली जो है वो लड़ाइयाँ चल रही थी, इन दोनों में क्लैश हो गया था।
जिसकी वजह से वो इसका बहुत ही बड़ा फायदा उठाता है। अभी आगे पता चलेगा कि इसका क्या फायदा होता है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस। तो वर्ल्ड वार का इफेक्ट जो है वो जर्मनी में बहुत ही बुरी तरह से पड़ा था, जैसे मैंने आपको बताया था। जो उसका कर्ज जो एलाइज पावर ने जर्मनी पे लगाया था 6 बिलियन पावर का, अब वो जो 6 बिलियन पावर था वो जो जर्मनी को पे करनी पड़ रही थी, वो उसे कुछ समय तक तो पे करता है, लेकिन 1923 में जर्मनी रिफ्यूज कर देता है कि अब हम कर्ज नहीं पे करेंगे, क्योंकि वैसे ही हम बहुत ही कर्जदार हो चुके हैं, वैसे ही हम बहुत ही मतलब कमजोर है, और उसके बावजूद हम कर्ज दे रहे हैं, तो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही खराब होती जा रही है, जिसकी वजह से वो उसे रिफ्यूज कर देते हैं। जिसकी वजह से फ्रांस को गुस्सा आ जाता है उसका जो, और उसके बाद जो जर्मनी का रूरल रीजन था, मतलब कि जहाँ पर इंडस्ट्रीज वगैरह लगी थी, जहाँ की जर्मनी इंडस्ट्रीज चलाती थी, जिस एरिया में इंडस्ट्रीज थी, उन सभी एरिया को फ्रांस ऑक्युपाई कर लेता है, जिसकी वजह से जर्मनी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो सोचता है कि अगर हम शांति से जीना चाहते हैं तो भी हमें नहीं जीवन जीवित करना चाह रहे हैं। इसकी वजह से जर्मनी जो है वो पेपर करेंसी छापना शुरू कर देती है, मतलब कि वो लगातार पेपर करेंसी छापना शुरू हो जाता है। मतलब कि वो सोचता है कि अगर हम ऐसे नहीं आते हैं तो हम इतना पैसा छापेंगे कि हम सबसे अमीर हो जाएंगे। इसके लिए लगातार वो पेपर करेंसी छापना शुरू कर देता है, लेकिन इसका बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेजेस भी था। जैसे जैसे वो पेपर करेंसी छापना शुरू कर देता है, वैसे ही जर्मनी के मार्क्स की वैल्यू जो है वो बहुत ही तेजी से गिरती है। अब जैसे जैसे आपको पता होगा कि यदि जितना करेंसी आपके कंट्री में और उतना वो प्रोडक्शन से नहीं आ रहा है, कहीं अलग से आ रहा है, तो आपके करेंसी की वैल्यू घटेगी, जिसकी वजह से जर्मनी की करेंसी की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो इंक्रीजेस प्राइजेस जो थी उनकी गुड्स की प्राइजेस जो है बहुत ही तेजी से इंक्रीज होती हैं। लोग एक एक बक्से बक्से पैसा जो है वो बैग में भर के ले जाते थे, तो कहीं एक ब्रेड का टुकड़ा मिलता था। तो आप सोच सकते हैं कि अगर किसी के पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, वो कुछ उतना सही से खरीद नहीं सकता था। और इसे कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन का सिचुएशन। हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन में क्या होता है, हमारे पास पैसे की कमी नहीं होते हुए बावजूद भी हम उससे अपनी जरूरतें नहीं पूरी कर सकते हैं। यही होता है हाइपर इन्फ्लेशन सिचुएशन। अब बात आता है कि इससे आगे कैसे उभरता है। तो जो डेविस प्लान है यूएस ने इंट्रोड्यूस करवाया। यूएस ने अपना डेविस प्लान इंट्रोड्यूस क्यों करवाया, क्योंकि उसमें यूएस का भी प्रॉफिट था। अब डेविस प्लान क्या था, वो क्यों कैसे उसमें मतलब कि इंट्रोड्यूस करवाया और उससे क्या प्रॉफिट था, वो आगे हम देखते हैं। तो डेविस प्लान इंट्रोड्यूस करने से यूएस को बहुत ही बड़ा प्रॉफिट था कि डेविस प्लान इंट्रोड्यूस जब कराएंगे तो जर्मनी जो है वो यूएसए से कर्ज लेंगी और उस फिर कर्ज से अपने कंट्री में इंडस्ट्रीज वगैरह चलाएंगे, और उसी जो प्रोडक्शन होगा उससे पैसे से यूएसए का कर्ज भी देंगे, और जो 6 बिलियन कर्ज जो एलाइज पावर ने लगाई है वो भी पूरा होगा। यहाँ से दोनों तरफ से फायदा हो जाएगा। यहाँ पर इसका प्रोडक्शन भी हो जाएगा, लोग अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेंगे जर्मनी में, और दोनों को कर्ज भी मिल जाएगा। तो ये था डेविस प्लान। अब इसमें क्या गड़बड़ होती है तो हम आगे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या चीज होता है। द ईयर ऑफ डिप्रेशन। डेविस प्लान इंट्रोड्यूस करने के बाद जर्मनी में कुछ समय तक एक स्टेबिलिटी देखने को मिली। 1914 से लेके 1928 के बीच में जर्मनी में कुछ स्टेबिलिटी रही, मतलब कि वहाँ के लोग कुछ एम्प्लॉयमेंट हो गए, जिससे मतलब कि उतना बेरोजगारी न रह गई, और थोड़ा थोड़ा वो करके यूएस से लोन लेते थे और फिर उसे एलाइज पावर को सौंपते थे, मतलब कि उसका जो कर्ज उन पर डाला गया था उसे पूरा करते हैं। लेकिन एक बहुत ही बड़ा खतरा उन पर आ जाता है जब 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है वो क्रैश हो जाता है। अब बात आता है कि वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है। तो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है वो दुनिया का बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज मार्केट था, जो कि यूएस में लोकेटेड था। अब यूएस में जो ये स्टॉक मार्केट था, इसी से वहाँ की इनकम जो है बहुत ही बेकरार थी। अब जैसे ये क्रैश होता है, वहाँ की नेशनल इनकम मतलब कि यूएस की नेशनल इनकम है जो वो बहुत ही तेजी से उसमें गिरावट होती है। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो 24 अक्टूबर को 13 मिलियन शेयर जो है वो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज में बिक जाती है, जिसकी वजह से लगातार सामानों की बिक्री होने की वजह से उनका जो नेशनल इनकम है वो कम होने लगता है। अब जो यूएस है खुद ही कर्जदार हो चुका था,
तो वो दूसरे को कर्ज क्यों दे, इसकी वजह से जर्मनी पर उसका बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा था, क्योंकि जर्मनी उससे लोन लेकर उसे शॉर्ट टर्म में अपने इंडस्ट्रीज को चलाता था और वहाँ के लोगों को मतलब कि जो उस पर कर्ज डाले थे एलाइज पावर उन्हें पे करता था। लेकिन जब उसे कर्ज न मिला तो इसकी वजह से उस पर बहुत ही बड़ी समस्या आ गई थी। अब क्या क्या समस्या थी, उन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। तो ग्रेट डिप्रेशन के कारण वहाँ पर एक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में बहुत ही बड़ा समस्या आ गया था। क्या था वो? तो वाइमर रिपब्लिक जो वहाँ की नेशनल असेंबली थी वो इस प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रही थी। मतलब कि इस जो है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज होने की वजह से वहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट हुए थे लोग, लगभग 6 मिलियन तक लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे और वो लोग भूखमरी से मतलब कि बिल्कुल परेशान हो गए थे, जिसकी वजह से क्रिमिनल एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी फ्रांस में और जर्मनी में। हर जगह क्रिमिनल एक्टिविटीज बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। क्रिमिनल एक्टिविटी मतलब जब लोगों को खाने पीने को नहीं मिलता था तो वो लोगों के घर में घुसकर उन्हें मार देते थे और वहाँ पर जो भी उन्हें मिलता था उसे लूट लेते थे, जिससे क्रिमिनल जो एक्टिविटीज है वो बहुत ही तेजी से बढ़ी। अब जो वाइमर रिपब्लिक है वो इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पा रही थी, क्योंकि उसके जो कॉन्स्टिट्यूशन था कुछ उसमें इनहेरेंट डिफेक्ट थे। इनहेरेंट डिफेक्ट मैंने पहले भी आपको बताया था कि उसके कॉन्स्टिट्यूशन में इनहेरेंट डिफेक्ट थे और उस डिफेक्ट के कारण वो उसके आगे उस पर सीमित था और उससे आगे वो काम नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से लोग वाइमर रिपब्लिक को दोषी ठहराने लगे इस चीज में भी। तो वाइमर रिपब्लिक बहुत ही बुरी तरह लोगों की नजर में गिर चुकी थी। अब क्या होता है कि आर्टिकल 48 जैसे ही वहाँ के प्रेसिडेंट लागू करते हैं, उसके साथ ही जो सिविल राइट्स से या फिर इमरजेंसी राइट्स से, रूल बाय डिक्री, इन सभी पर पावर मिल जाता है और इन सभी को इम्पोज कर दिया जाता है। विद इन ए शॉर्ट लाइफ वाइमर रिपब्लिक saw 20 different cabinets lasting an average 239 days। कुछ समय के अंदर ही लगभग 2039 दिन के अंदर ही वाइमर रिपब्लिक के बहुत सारे जो कैबिनेट थे वो अपना कुर्सी छोड़ देते हैं आर्टिकल 48 के कारण। ये क्राइसिस जो है वो बढ़ता ही जा रहा था बहुत ही तेजी से और इसका कोई भी सॉल्यूशन जो है वो वाइमर रिपब्लिक न निकाल पा रही थी, जिससे इसका जो प्रभाव है जर्मनी पे बहुत ही बुरी तरह से पड़ा था और इस सब का एडवांटेज उठाता है हिटलर। अब देखते हैं कि हिटलर आखिर पावर में कैसे आता है और इन सब चीजों का एडवांटेज उसे कैसे मिलता है। तो चलिए देखते हैं कि हिटलर पावर में कैसे आता है। हिटलर राइज टू पावर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हिटलर के बैकग्राउंड के बारे में। तो इस चीज़ को आप नोट ज़रूर कीजिएगा। हिटलर का जो जन्म है वो 1889 ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑस्ट्रिया जो कि जर्मनी के पास ही लगा हुआ है। हिटलर जो है वो अपने आप को फर्स्ट वर्ल्ड वार में अपने आर्मी में ज्वाइन करवाता है। मतलब कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उस समय हिटलर जो है वो जर्मनी की तरफ से लड़ रहा था, या फिर कहें कि सेंट्रल पावर की तरफ से लड़ रहा था। बट बिकम ए कॉर्पोरल एंड अर्नेड मेडल फॉर ब्रेवरी। और उस समय इसने अपनी बहादुरी के कारण बहुत सारे मेडल्स भी जीते थे। ये जो है हिटलर बहुत ही डिसअपॉइंट था जर्मनी के हारने से और ट्रीटी ऑफ वर्सलेस के से भी बहुत ही ज़्यादा ये परेशान था। उसे भी लगता था कि जर्मनी को हराने में वाइमर रिपब्लिक का बहुत ही बड़ा हाथ है। इसके बाद वो 1919 में जर्मन वर्कर पार्टी को ज्वाइन करता है और उस पार्टी को टुक ओवर करते हुए उस पार्टी का नाम बदल के रख देता है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी, जिसे हम नाजीज पार्टी के नाम से भी जानते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि नाजीज क्या है और नाजीज किसे कहते हैं। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा कि नाजीज जो है वो नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी थी, जिसे हम नाजीज कहते हैं। जो हिटलर था बहुत ही पावरफुल स्पीकर था। मतलब कि जब वो रैलीज करता था तो उसकी रैलीज में लाखों की भीड़ लगती थी। जब वो किसी भी भाषण में पहुंचते थे तो उन्हें सुनने के लिए लाखों लोग इकट्ठा हो जाते थे, लाखों करोड़ों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि हिटलर कितने ही पावरफुल स्पीकर और उनके जो बात थे वो लोगों को अच्छे भी लगते थे। वो उन लोगों से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होते थे और वो उनसे सुनने आते थे। अब क्वेश्चन आता है कि आखिर हिटलर जो है वो पावर में कैसे आते हैं। तो हिटलर जो है वो सबसे पहले 1923 में कोशिश करते हैं कि बिना इलेक्शन लड़े ही पावर अपने अंडर में कर लिया जाए, जिसके लिए वो क्या करते हैं कि बवेरिया पर उसको पावर को कंट्रोल करने के लिए वो बर्लिन पर मार्च करते हैं, इस विचार से कि बवेरिया पर हम
मार्च कर कर बर्लिन के पावर को कंट्रोल कर लेंगे और पूरा गवर्नमेंट हमारे अंडर में हो जाएगा। लेकिन वो इस चीज़ में फेल हो जाते हैं और उन्हें देशद्रोह के अपराध में कैदी बना लिया जाता है। जब वो बहुत ही बड़े स्ट्रगल करने के बाद रिलीज होते हैं तो ग्रेट डिप्रेशन के दौरान उनका जो नाजीज प्रोपेगेंडा है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस होता है। बात करते हैं प्रोपेगेंडा क्या होता है। तो प्रोपेगेंडा एक स्पेसिफिक मैसेज होता है जिसे हम लोगों के ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने के लिए देते हैं। उसके बाद जब ग्रेट डिप्रेशन के पहले ही वो 2 बार इलेक्शन लड़ चुके थे। 1928 में जब वो फर्स्ट बार इलेक्शन लड़ते हैं तो इनकी पार्टी नाजीज 2.6% ही रिच स्टैग में वोट पाती है। लेकिन वही जब ग्रेट डिप्रेशन के बाद जब लोग बिल्कुल ही परेशान हो चुके थे, डेमोक्रेसी पर से उनका विश्वास उठ चुका था, तो उस समय नाजीज प्रोपेगेंडा आया और वो बहुत सारे वादाएं की ताकि उनको बदला लेंगे। उन लोगों ने बहुत सारे वादे की कि हम अगर आप हमें जिताते हैं तो हम अपना बदला एक एक करके लेंगे, जिसकी वजह से 1932 के इलेक्शन में नाजीज पार्टी 37% वोट पाकर रिच स्टैग में सबसे बड़ा पार्लियामेंट का पार्टी बनता है। पार्लियामेंट में लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते वो अपना गवर्नमेंट खुद बनाते हैं। राजीज प्रोपेगेंडा जो है वो बहुत सारे प्रोमिसेस की थी लोगों को कि इसलिए वो एलाइड से बदला लेंगे, इसलिए वो कई सारे रैलीज करते थे ताकि लोगों को मोटिवेट कर सकें और लोगों को अपने साथ मिला सकें। और वो उसी के लिए अपने एक चिन्ह के लिए उन्होंने रेड स्वास्तिक बैनर भी लगाया था। स्वास्तिक बैनर का क्या मतलब होता है कि उन्होंने अपना प्रचार करने के लिए एक झंडा रूपी जिसमें स्वास्तिक रेड बैनर के साथ लगवाया था, जिससे वो लोगों को मोटिवेट करते थे, या फिर कहें कि वो नाजी का सैल्यूट भी था। लोग हिटलर को मसीहा के नाम से बुलाने लगे थे क्योंकि हिटलर जो था वो बहुत सारे लोगों को प्रॉमिसेस करता था और उन्हें पूरा करने का पूरा विश्वास दिलाता था। अब लोगों को यह एहसास हो चुका था कि हमारा एक मसीहा है जो हमें हमारा बदला पूरा करेगा। अब आगे देखते हैं कि हिटलर का क्या करता है, हिटलर के अगले स्टेप क्या थे। द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। हिटलर को एक बड़ा बहुत ही चांस मिलता है जब वहाँ के प्रेसिडेंट हिडेनबर्ग हिटलर को 13 जनवरी 1933 को चांसलरशिप ऑफर करते हैं। चांसलरशिप का क्या मतलब है कि अब हिटलर सबसे लीडिंग रोल पे रहेगा, मतलब कि जो पार्लियामेंट पार्टी थी उसमें सबसे मेन जो है वो वही लेंगे, उसके लीडर हिटलर बन जाएंगे। अब जैसे ही हिटलर को चांसलरशिप का ऑफर मिल जाता है और हिटलर जैसे ही उसके सबके लीडर बन जाते हैं, हिटलर सबसे पहले चाहते हैं कि सबसे पहले जो उनका अपोजिशन पार्टी है उस पर किसी भी तरह से उसे किसी अपराध में फंसाकर उसे इस तरह फंसा दिया जाए कि वो अगले पार्टी में या फिर अगले इलेक्शन में वो न उठ पाए। जिसकी वजह से वो क्या करते हैं कि वहाँ का जो पार्लियामेंट बिल्डिंग था उसमें मिस्टीरियस फायर लगवाते हैं और उसका इल्ज़ाम जो है वो अपने अपोजिशन पार्टी पे डालते हैं ताकि लोग उस पर बहुत ही ज़्यादा उससे गुस्सा हो जाएं और उसे वोट न दें। इसके लिए वो क्या करते हैं कि सबसे पहले बिना किसी को बताए ही वहाँ पर फायर आग लगवा देते हैं और उसका पूरा जो जिम्मा है वो उन अपने अपोजिशन पार्टी को बताते हैं, ठहराते हैं, उसका पूरा इल्ज़ाम उसी पर डाल देते हैं। और उसके बाद 28 फरवरी 1933 को सारे सस्पेंड जो सिविक्स राइट थे उन सभी सिविक्स राइट्स को सस्पेंड कर देते हैं। मतलब कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच था, फ्रीडम ऑफ प्रेस था, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन था, फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ असेंबली, इन सभी सस्पेंड कर देते हैं। और जितने भी सिविक्स राइट रहते हैं जो कि आर्टिकल 48 के आने के बाद मिले होते हैं उन सभी को डिसेबल कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। इससे वो नहीं चाहते थे कि उनके खिलाफ कोई भी आवाज़ उठे। अब इसकी वजह से वो कई सारे कंसंट्रेशन कैंप बनाते हैं जहाँ पर लोगों को प्रोसिक्यूट करने का प्लान बनाते हैं। मतलब कि जो भी उनके विरुद्ध जाता था उन सभी को उस कंसंट्रेशन कैंप में ले जाकर मार दिया जाता था। एग्जाम्पल की बात करें तो द रिप्रेशन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, मतलब कि जो उसके अपोजिशन पार्टी के कम्युनिस्ट मेंबर थे उन सभी को मार दिया गया था कंसंट्रेशन कैंप में ले जाकर। अब प्रश्न आता है कि क्या लोग हिटलर को ये सब करते हुए सोने दे रहे थे, मतलब कि क्या लोग इसे रोक नहीं रहे थे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो ऐसा नहीं था, हिटलर को सारे लोग अपोज कर रहे थे, लेकिन हिटलर ने कई सारे सिक्योरिटी फोर्स अलर्ट किए होते जो
इन लोगों को कंट्रोल करने का काम करती थी। मतलब कि जो भी अपोजिशन पार्टी या फिर कोई भी जो हिटलर के विरुद्ध जाता था उसे ये लोग कंट्रोल करते थे या फिर उसे मार डालते थे या फिर उसे जेल में डाल देते थे। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कई सारे सीक्रेट पुलिस थे, जैसे स्टॉर्म ट्रूपर्स, जेस्टापो सीक्रेट पुलिस, एसएस, एसडी सिक्योरिटी सर्विस और भी कई सारे सीक्रेट पुलिस को अनाउंस किया था। और वो डायरेक्टली नहीं बोलता था कि इन्हें मार दो, वो कई सारे कोड यूज करता था। जैसे कि स्पेशल ट्रीटमेंट, किसी को भी अगर किसी को मौत के घाट उतारना था तो अपने जो सीक्रेट पुलिस थे उनसे कहता था इनका स्पेशल ट्रीटमेंट कर दो। और फिर हिटलर यहीं पे नहीं रुकता है, उसके बाद हिटलर कई सारे फोर्स को ऑर्गेनाइज करता है ताकि लोगों को कंट्रोल किया जा सके, उन लोगों को टॉर्चर करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए, और बिना किसी लीगल प्रोसीड्यूर के, मतलब कि कोई भी लीगल प्रोसीड्यूर ना हो, मतलब कि वो कोई भी अपराध ना किए हो, तभी वो ऐसे मतलब कि सिविक्स राइट्स वो अब पा चुका था कि वो किसी को भी अरेस्ट कर सकता है, उन्हें जेल में डाल सकता है। तो ये था हिटलर की मतलब कि किस तरह वो अत्याचार कर रहा था। अब बात करते हैं कि आगे वो क्या करता है। रिकंस्ट्रक्शन। अब हम बात करेंगे कि हिटलर ने जर्मनी का रिकंस्ट्रक्शन कैसे किया। मतलब कि जैसे कि हम पहले से ही जानते हैं कि हिटलर सत्ता में इसलिए आया था ताकि वो बदला ले सके, न कि राज करने के लिए। तो अब हम बात करेंगे कि सबसे पहले जो जर्मनी में गरीबी का कारण चल रहा था उसे वो कैसे बाहर निकलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन। हिटलर को ऐसा महसूस होता था कि पावर जो है वो मनी से आता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हिटलर को या फिर जर्मनी के पास मनी की कमी थी। जैसा कि हम जान रहे हैं, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज होने के बाद, क्रैश होने के बाद वहां पर इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुकी थी। इसलिए हिटलर ने एक बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट या फिर क्या स्पेशलिस्ट हजल्मर सैद को ऑर्गेनाइज करते हैं इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के लिए। अब प्रश्न आता है कि हजल्मर सैद क्या करते हैं इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के लिए। तो हजल्मर सैद का भी सोचने का एक अलग ही नजरिया था। वो सोचते थे कि जब तक इकोनॉमिक कंडीशन नहीं बढ़ेगी, जब तक कि किसी भी कंट्री के लोग एम्प्लॉयड नहीं होंगे, मतलब कि जब तक भी किसी भी कंट्री के लोग अनएम्प्लॉयड रहेंगे, वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन बिल्कुल भी नहीं सुधर सकती है। इसलिए वो सबसे पहले क्या करते हैं कि दूसरे कंट्री से लोन लेना स्टार्ट करते हैं और अपने कंट्री जर्मनी में वो कई सारे फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज स्टार्ट करते हैं ताकि लोगों को काम मिल सके, लोग एम्प्लॉयड हों और इकोनॉमिक कंडीशन से सुधारा जा सके। इसके लिए वो क्या करते हैं, कई सारे हाईवेज बनाते हैं, सुपर हाईवेज बनाते हैं, कार्स बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं वोल्क्सवैगन कार्स। जैसे कि आपको पता ही होगा कि वोल्क्सवैगन कार कितने फेमस हैं। अब तो प्रश्न आता है कि सुपर हाईवेज किस लिए बनाए जाते हैं। तो सुपर हाईवेज बनाने के दो कारण थे। एक तो ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, और दूसरा कि अगर किसी वक्त युद्ध होता है तो उस समय वो किसी भी तरह से अपने आर्मीज को ट्रांसपोर्ट कर सके, यहाँ से दूसरी जगह जाने में कठिनाई ना हो, ताकि अगर हमें किसी भी किनारे अपने सैनिक को रखना हो तो ऐसा ना हो कि हमारे पास रास्ते ना हो। इसलिए वो सबसे पहले सुपर हाईवेज बनाना स्टार्ट करते हैं। अब प्रश्न आता है कि पॉलिटिकल रिकंस्ट्रक्शन कैसे होता है। तो चलिए उस पर बात करते हैं। हिटलर ने इस सक्सेस को बहुत ही जल्दी से पा लिया। हिटलर ने पॉलिटिकल रिकंस्ट्रक्शन भी बहुत ही तेजी से किया। सबसे पहला पॉइंट क्या था कि हिटलर ने पुल्ड जर्मनी आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशन इन 1933। जैसा कि आपको पता होगा कि लीग ऑफ नेशन के बारे में, लीग ऑफ नेशन उन कंट्री का समूह होता है या फिर कहे कि बहुत ही बड़ा पावरफुल कंट्री होता है। जैसे कि इस समय यूएस है, उस समय क्या होता था, जो सबसे पावरफुल कंट्रीज होती थी उनके अंडर में कई सारे कंट्रीज रहती थी, जैसे कि पोलैंड, लिथुआनिया, ये सब कंट्रीज एक बहुत ही पावरफुल कंट्रीज के अंदर थी और इनको वो गाइड भी करती थी, क्योंकि उनके पास बहुत सारे हथियार थे। इसकी वजह से ताकि कभी भी कोई भी अटैक करे तो उसका मदद कर सके, इसके लिए लीग ऑफ नेशन बने हुए थे। तो जर्मनी क्या चाहती थी कि सबसे पहले लीग ऑफ नेशन से बाहर निकला जाए, क्योंकि अगर लीग ऑफ नेशन में रहेंगे तो सबसे पहले तो जो उनकी हेड है उसके बात को हमेशा मानना होगा। वो किसी पे अटैक नहीं कर सकते हैं,
या फिर अगर कोई दूसरा उनका अटैक करेगा तब तो मदद करेंगे, लेकिन बिना उनके परमिशन के वो किसी भी कंट्री को अटैक नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले जर्मनी को लीग ऑफ नेशन से निकालता है हिटलर। उसके बाद राइनलैंड में 1936 में फिर से रीऑक्युपाइड कर लेता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एलाइड ने जर्मनी की राइनलैंड को ऑक्युपाइड कर लिया था, जिसे वो 1936 में फिर से रीऑक्युपाइड कर लेता है, मतलब कि छुड़ा लेता है। उसके बाद ऑस्ट्रिया को भी जर्मनी में मिला देते हैं हिटलर। कब? 1938 में। वो अपना एक स्लोगन देते हैं, वन पीपुल वन एम्पायर एंड वन लीडर। इससे वो बहुत ही लोग को मोटिवेट भी करते हैं, और ऑस्ट्रिया के लोग जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी के साथ ही थे, वो जर्मनी के साथ पूरे मिल जाते हैं और वो उनसे बहुत ही ज्यादा मोटिवेट भी होते हैं, क्योंकि वो भी बदला लेना चाहते थे और हिटलर का भी एक ही लक्ष्य था कि किसी भी तरह बदला लिया जाए। उसके बाद जो चेकोस्लोवाकिया जो कंट्री जर्मनी के पास में है, वहाँ का एक सिटी है सुडेनटेनलैंड। वहाँ के लोगों को भी, उस सिटी को भी जर्मनी के ही साम्राज्य में मिला लेते हैं। चेकोस्लोवाकिया जो कि जर्मनी के पास में है, वहाँ के सुडेनटेनलैंड जो कि जर्मन स्पीकिंग लोग थे, वहाँ के लोग जर्मन की भाषा बोलते थे, उन लोगों को भी अपने ही एम्पायर में मिला लेते हैं। अब प्रश्न आता था कि इतना कुछ जर्मनी कर रहा था, क्या जो इंग्लैंड, फ्रांस, ये सारी कंट्री जो कि इतना पावरफुल थी, वो कुछ नहीं करती है, वो हाथ पर हाथ रखे बैठी हुई थी? तो इसका कारण था क्योंकि वो बहुत ही हार हो चुकी थी फर्स्ट वर्ल्ड वार में, इसलिए वो चाहती थी कि इस बार उतना हास न हुआ जाए। कुछ काम कर रहा है, कुछ उछल कूद रहा है अगर जर्मनी, तो उसे उछलने कूदने दिया जाए, क्योंकि वो पिछले बार की तरह हास नहीं होना चाहते थे, क्योंकि उन्हें भी लगता था कि जो वो हार से जो ट्रीटी ऑफ वर्सलेस है वो बहुत ही ज्यादा हार्श है। तो अब हम आगे देखेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वार कैसे स्टार्ट होता है और कैसे हिटलर का डाउनफॉल होता है। सेकेंड वर्ल्ड वार एंड डाउनफॉल हिटलर। सबसे पहले तो मैं आपको एक आउटलाइन दे देता हूँ कि सेकेंड वर्ल्ड वार क्या था। तो सेकेंड वर्ल्ड वार जो है वो 1939 से लेके 1945 के बीच तक चला था। सेकेंड वर्ल्ड वार जो है वो भी दो पावर्स के बीच में हुआ था, एलाइड पावर और एक्सिस पावर। एलाइड पावर में ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया और यूएस इसमें भी थोड़ा लेट से ही एंट्री लिया था, और वहीं एक्सिस पावर में जर्मनी, जापान और इटली थे। अब बात करते हैं कि ये स्टार्ट कैसे हुआ। तो हिटलर जो है वो अपना इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के लिए वॉर को चुन लेता है। अपने इकोनॉमिक क्राइसिस से उबरने के लिए वॉर को ही चुनता है। अब बात आता है कि हजल्मर सैच उस समय क्या कर रहे थे, क्योंकि उन्हें तो वो इकोनॉमिक क्राइसिस सुधारने के लिए पहले से ही अपॉर्चुनिटीज़ दिया था। तो हेजलमर सैच भी उसे एडवाइस करते हैं कि एक तो पहले से ही इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही बेकार है, हम दूसरे कंट्रीज से लोन लेके अपने कंट्रीज में काम चला रहे हैं, और उस पर भी जो आप लोन ले रहे हैं उससे आप हथियार वगैरह खरीदने लगेंगे, तो हम कभी भी अपने इकोनॉमिक कंडीशन को सुधार नहीं पाएंगे। लेकिन हिटलर उन्हें इग्नोर करते हैं। उन्हें केवल ऐसा लगता था कि केवल हमें किसी तरह भी बदला लेना है। वो यह न देखते हैं कि अगर हम हथियार लेने लगेंगे तो हम इकोनॉमिक कंडीशन कभी भी नहीं सुधार लेंगे। इसलिए हेजलमर सेज की बातों को वो ध्यान नहीं देते हैं, और फिर अपने रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए वो टेरिटरीज को एक्सपेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। वो टेरिटरीज को भी एक्सपेंड लेवेंसरम की आइडियोलॉजी के कारण करते हैं, क्योंकि लेवेंसरम जो जर्मनी के एक बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट थे, या फिर कहें कि बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे, जिनका मानना था कि जितना ही ज़्यादा हमारा टेरिटरी जाएगा उतना ही ज़्यादा हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी, जिसकी वजह से वो सितंबर 1939 में पोलैंड पर इन्वेड कर देते हैं, पोलैंड पर आक्रमण कर देते हैं। और जैसे ही पोलैंड पर आक्रमण करते हैं, अब तक तो फ्रांस, इंग्लैंड चुप थे, क्योंकि अभी तक उन्हें कोई नुकसान नहीं हो रहा था। लेकिन अब जो पोलैंड था वो लीग ऑफ नेशन के अंदर था, जिसकी वजह से जो फ्रांस, इंग्लैंड है, ये जर्मनी से वार करने भिड़ जाते हैं, और यहीं से स्टार्ट होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो 1939 से स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही वो जर्मनी पोलैंड पर अटैक करते हैं, फ्रांस और इंग्लैंड जो है वो वॉर जर्मनी के अगेंस्ट स्टार्ट कर देते हैं। अब बात आता है जर्मनी उस समय क्या करता है। तो जर्मनी भी चुप नहीं रहता है और ट्रिपाइट पैक्ट बना लेता है। अब ट्रिपाइट पैक्ट क्या है? तो ट्रिपाइट पैक्ट जो है वो 3 कंट्रीज़ के बीच में हुआ था, जर्मनी, इटली और जापान, जो कि 1940 में एंड हो गया था। इस ट्रिपाइट पैक्ट में
उन तीनों लोगों ने एग्रीमेंट किया था कि आप हमारी मदद करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे। अब यहाँ पर पलड़ा बहुत ही बड़ा पड़ रहा था, क्योंकि यहाँ पर 3 लोग थे, उधर 2 ही लोग थे। और जैसा जो है जर्मनी बहुत ही तेज़ी से उन पर विजय प्राप्त कर रहा था, उनकी कई जगहों पर अटैक करके उस पर कब्जा भी कर लिया था। लेकिन उसके बाद जैसे ही हिटलर ने रसिया पे अटैक किया 1941 जून में, उसके बाद कह सकते हैं कि उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो रसिया पे अटैक क्यों करता है, तो क्योंकि हिटलर को बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि अब हम हर जगह कब्जा कर लेंगे, जिसकी वजह से वह यही सोच के कब्जा उस पर भी अटैक करता है कि हम वहाँ पर भी कब्जा कर लेंगे। तो रसिया की आर्मीज़ जो थी वो बहुत ही चालाक थी। सबसे पहले तो वो जर्मनीज़ की आर्मीज़ को अपने कंट्रीज में आने देती थी, फिर उसके बाद उन्हें घेर कर उन्हें मार डालती थी। तो जैसे ही जून 1941 में उस पर अटैक करता है, हिटलर जो है उसे दो तरह से वॉर को लड़ना पड़ता है। सबसे पहले तो वेस्टर्न फ्रंट पे ब्रिटिश जो है वो एरियल बॉम्बिंग कर रहे थे, वहीं ईस्टर्न फ्रंट पे सोवियत रेड आर्मी से फाइट हो रहा था। इसके न बावजूद भी यूएसए को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंट्री लेनी पड़ी जापान के कारण। जैसा कि आपको पता है कि जर्मनी के साथ जापान था, और जर्मनी में हिटलर ही ने जापान को कहा कि आप यूएस के नेवल बेस, जो कि वहाँ का शिप था जो पानी में लगकर जो लड़ाइयाँ करती हैं, पियर्ल हार्बर पर बॉम्ब गिरा देंगे, जिससे कि अगर वो चाहे भी तो हमारी मदद न कर सके। लेकिन यूएस पे जैसे ही जापान ने उसके पियर्ल हार्बर नेवल बेस पे जो बॉम्ब गिराया, उसके बाद यूएस को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसके हिरोशिमा और नागासाकी जहाँ पर एटम बम था वहाँ पर एटम बम गिरा दिए। आपको पहले भी पता होगा कि जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम्स गिराए गए थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में ही गिराए गए थे। और यूएस को न चाहते हुए भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंट्री लेनी पड़ी, और यूएस के पास बहुत ही कह सकते हैं कि कठोर और खतरनाक हथियार थे, जिसकी वजह से फिर से जर्मनी को हारना पड़ा। और मई 1945 में, जैसा मैंने आपको बताया था कि जर्मनी ने भी सरेंडर कर दिया, और जो हिटलर थे वो अपने बर्लिन बंकर में जाकर अपने पूरे फैमिली के साथ सुसाइड कर लिए। तो यहाँ तक कहानी ख़त्म होती है। अब हम आगे देखेंगे कि नाजीज का वर्ल्ड व्यू क्या था, वो किस नज़रिए से पूरे दुनिया को देखते थे। नाजीज वर्ल्ड व्यू। नाजीज जो भी क्राइम करते थे उनके पीछे उनकी एक सोची साजी अच्छी प्रैक्टिस हुआ करती थी। वो नए नए आइडियोलॉजीज़ पे चलते थे। हिटलर्स का वर्ल्ड व्यू एक अलग ही था। वो इक्वलिटी को ज़्यादा व्यू देता था। जैसे कि जर्मन में उसने ब्लॉन्ड ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन आर्यंस को टॉप पर रखा था, वहीं जो जीव्स जिप्सीस और जो अलग नस्ल के लोग थे उन सभी को एंटी रेस के द्वारा सबसे नीचे रखता था। इन सभी के बावजूद भी ये जो हिटलर था ये नॉर्डिक जर्मन आर्यंस को कई अलग अलग एक्सटर्नल फीचर्स भी प्रोवाइड करते थे। हिटलर जो थे वो चार्ल्स डार्विन और हेर्बर्ट स्पेंसर जैसे नेचुरल साइंटिस्ट से बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन या फिर कहें कि बहुत ही ज़्यादा उनके आइडियोलॉजी के फॉलो करते थे। इन लोगों का मानना था कि इस दुनिया में वही सरवाइव कर सकता है जो बिल्कुल ही हर तरह से फिजिकली मेंटली हर तरह से फिट हो, और इसी आइडियोलॉजी पे हिटलर चलते थे। हिटलर को लगता था कि जो जर्मन नॉर्डिक आर्यंस हैं वही इस दुनिया में सबसे फिट नस्ल के लोग हैं, और वहीं जीव्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं। इसकी वजह से उन लोगों को वो अरेस्ट करते रहते थे, उन लोगों को सेलेक्ट करते रहते थे और उन लोगों के इधर मारते थे, जेल में डालते थे और गैस चेम्बर में जाकर उन लोगों को मार डालते थे। वही एक और साइंटिस्ट थे लिविंग स्पेस के लिवेंसरम, उनके भी आइडियोलॉजी को बहुत ही ज़्यादा हिटलर फॉलो करता था। उनका मानना था कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को अगर सुधारना है तो सबसे पहले हमें अपने टेरिटरीज़ को एक्सपेंड करना चालू करना होगा, क्योंकि नई टेरिटरीज़ की आवश्यकता होती है नए सेटलमेंट के रिक्वायर के लिए। इसलिए इसी विचार से हिटलर ने पोलैंड और रशिया पर भी अटैक किया था।
उसे भी लगता था कि यदि हम अगर अपने मदरलैंड को बढ़ा लेते हैं तो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अपने आप ही शुरू हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। इसी के वजह से हिटलर जो है वो अपने जर्मनी की बाउंड्री बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रिया को, चेकोस्लोवाकिया के सुडेटलैंड को, पोलैंड को और रसिया को, इन सभी पर इन्वेड करके उन सभी को कब्जा करने की कोशिश करता है। इसमें वो कुछ जगह पर तो कामयाब हो जाता है पर कई जगह पर वो फेल हो जाते हैं। अब बात आती है जर्मन नॉर्डिक आर्यंस की, वो कौन थे? तो यह एक ब्रांच था जो कि प्योरली जर्मन से वहाँ के मूल निवासी थे। तो अब हम आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट, जो जर्मनी में था उसमें हिटलर ने एक रेशियल स्टेट का इस्टेब्लिश किया था। मतलब कि वहाँ पर जो प्योर जर्मन नॉर्डिक आर्यंस थे उन लोगों को छोड़कर और भी जो अदर जो वहाँ के नस्ल के लोग रहते थे उन लोगों को अनडिजायरेबल की कैटेगरी में रखा जाता था। वहीं प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस को डिजायरेबल की कैटेगरी में रखा जाता था। यहाँ तक कि जो हेल्दी जर्मन नॉर्डिक आर्यन नहीं थे उन लोगों को भी अनडिजायरेबल में रखा जाता था, क्योंकि उसे लगता था कि जो लोग स्वस्थ नहीं है, जो लोग लूले लंगड़ हैं, वो किसी काम के नहीं है और इसकी वजह से उन लोगों को अनडिजायरेबल रखा जाता था और उन पे कई सारे स्ट्रिक्ट प्रॉब्लम्स भी थी। जैसे कि जर्मन नॉर्डिक आर्यन जो थी उन लोगों को कई सारे अच्छे अच्छे राइट्स भी मिले हुए थे। वहीं जो अलग लोग थे उन लोगों को कई सारे प्रॉब्लम का समस्या झेलना पड़ता था। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में मैंने हेल्मस के पिता के बारे में बताया था जो कि नाजीज के सपोर्टर थे। वही जो है हेल्मस के पिता एक बार नाजीज ऑफिशियल्स के साथ कई सारे नाजीज ऑफिशियल्स के साथ कई सारे जर्मन्स को भी मारे थे, केवल फिजिकली अनफिट होने के कारण। क्योंकि जो जर्मन से जो लंगड़ लूले और भी मतलब कई समस्या से परेशान थे उन लोगों को वो मार दिए गए थे, गैस चैम्बर्स में ले जाकर, जेल में डालकर, फांसी पे चढ़ाकर, इस कारण से क्योंकि वो फिजिकली अनफिट हैं। वहीं जो जीव्स और जिप्सीस हैं उन लोगों को भी अनडिजायरेबल की कैटेगरी में रखा जाता था और यहाँ तक कि वहाँ पर जो माइग्रेट होकर ब्लैक्स वगैरह गए रहते हैं रहने के लिए उन लोगों को भी डिजायरेबल नहीं अनडिजायरेबल में रखा जाता है और उन लोगों को प्रोसिक्यूट भी कर दिया जाता है। और वहाँ पर जो सुपीरियर आर्यन से उन सभी को हेड माना जाता है, क्योंकि जो हिटलर थे उन लोगों को चाहते थे कि ये मल्टीपल हो जाएं, ये चाहते थे कि हमारी नस्ल बहुत ही ज़्यादा बढ़े। वहीं जब जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया तो पोलैंड में मूल निवासी पोलिश सिविलियंस रहते थे। पोलिश सिविलियंस का भी चेहरा कुछ हद तक जर्मन नॉर्डिक आर्यन से ही मिलता था। तो वहाँ पर जो लोग पोलिश सिविलियंस थोड़े अलग लगते थे उन लोगों को भी गैस चैम्बर्स में ले जाकर मार दिया जाता था या फिर उन लोगों को ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था, लेबर्स की तरह फोर्स किया जाता था, लेकिन वह मना कर देते थे तो उन्हें मार दिया जाता था। जीव्स को भी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ का सामना करना पड़ता था, क्योंकि जीव्स को सबसे ज़्यादा नीचे में माना जाता था, जीव्स को सबसे कमज़ोर माना जाता था। 1933 से लेके 1918 के बीच 38 के बीच में नाजीज टेरोटरीज बहुत ही ज़्यादा बढ़े। मतलब कि वहाँ पर जो टेरोटरिज्म का मतलब कि आतंक बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। जीव्स वगैरह जो है इनके आतंक के कारण पूरे कंट्री को छोड़ के भाग चुके थे, जर्मनी को छोड़ के भाग चुके थे। और वहीं 1939 से लेके 1945 के बीच में जीव्स, जिप्सीस, पोलिश सिविलियंस का बहुत ही बड़ी मात्रा में उनका मर्डर भी किया गया। उन्हें गैस चैम्बर्स में ले जाकर, कंसंट्रेशन कैंप में ले जाकर फांसी पे चढ़ा दिया जाता था और भी कई सारे ट्रिक्स आजमाए जाते थे इन लोगों को मारने के लिए। तो ये था कि कितने लोगों को मारा जाता था वहाँ पर, मतलब कि दया का बिल्कुल ही भाव नहीं था। अब हम देखते हैं कि आखिर कौन कौन से ट्रिक्स को अपनाए जाते थे उन लोगों को मारने के लिए। द रेशियल यूटोपिया। तो अंडर द शैडो ऑफ वार, वार के अंदर ही नाजीज ने बहुत ही ज़्यादा क्राइम किए थे। जीनोसिडल, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, मानवता का हत्या करना। उसने भारी मात्रा में जर्मन नॉर्डिक आर्यंस, पोलिश सिविलियंस, ज्यूस, जिप्सीस, इन लोगों को मारा था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर जर्मन नॉर्डिक आर्यंस को क्यों मारते हैं, आखिर वो तो उन्हें इंक्रीज करना चाहते थे। तो जर्मन नॉर्डिक आर्यंस उन लोगों को मारे गए थे जो कि फिजिकली
अनफिट थे, मतलब कि जो लोग स्वस्थ नहीं थे और जो उन्हें अपोज करते थे उन लोगों को मार दिया गया था। अब बात करते हैं कि उनको मारने के स्टेप्स क्या थे। तो सबसे पहला स्टेप्स था तो गैस चेंबर। गैस चेंबर बने थे पोलैंड में, वहाँ पर लोगों को ले जाया जाता था और उस गैस चेंबर में जाकर जहरीली गैसेस पास कराई जाती थी, जिससे उस जहरीली को सूंघते ही लोगों को सांस रुक जाती थी और वो मर जाते थे। वहीं एक दूसरा ट्रिक और भी था, जिसमें चारों तरफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स इलेक्ट्रिक वायर लगाकर उन्हें बीच में छोड़ दिया जाता था, और जब तक वो बीच में ना रहे, बीच में मतलब कि जब तक उस वायर को टच नहीं करेंगे तब तक वो बचे रहेंगे, और जैसे ही वो वहाँ से भागने की कोशिश करेंगे वहाँ पर तुरंत उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन एक और भी बात है कि अगर उसे भूख से नहीं रह जाता है तो वहाँ पर वैसे भी मर जाएगा। और एक और भी ट्रिक था जिसमें लोगों को जिंदा जला दिया जाता था। आप इमेज भी कई सारे अपने बुक्स में देख सकते हैं। स्टेप्स टू डेथ पे आपको कंसंट्रेशन कैंप के और भी कई इमेजेस इमेजेस देखने को मिल जाएंगे, जहां पर एक भारी मात्रा में पीपुल्स की सूज दिखाई जा रही है और भी कई सारे स्टेप्स थे लोगों को मारने के लिए। तो ये था कि लोगों को कैसे प्रोसिक्यूट किया जाता था, एग्जीक्यूट किया जाता था। अब बात करते हैं वॉथ इन नाजी जर्मनी। जर्मनी में बच्चों को लेकर भी बहुत सारी समस्याएं थी। वहाँ पर हिटलर जो जर्मनी को चाहता था कि एक ऐसी कंट्री होनी चाहिए जिसमें कि जो जर्मन नार्डिक आर्यंस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हों और वो उन्हें एक अच्छे तरह से पढ़ाया जाए ताकि लोग नाजीज आइडियोलॉजी के बारे में हमेशा याद रखें। तो वहाँ के जो बच्चे थे उन लोगों को स्पेशल क्लासेस में नाजीज आइडियोलॉजी के बारे में बताया जाता था। अब बात करते हैं कि आखिर स्कूल में नाजीज क्या करते थे, नाजिज्म क्या हुआ, कैसे हुआ। तो ऑल स्कूल वर क्लींस्ड एंड प्यूरिफाइड। अब आपको लग रहा होगा क्लीन यानी प्यूरिफाइड मतलब कि वहाँ की साफ सफाई की गई होगी, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है। स्कूल में जो भी जीव्स या जिप्सीज टीचर थे उन सभी लोगों को मार दिया जाता है। जैसे कि जो टीचर्स जीव्स थे, जिप्सीज थे और भी कई नस्ल के जो वहाँ पर पढ़ाते थे उन लोगों को डिसमिस कर दिया जाता है। वहीं पर जो बच्चे जीव्स, जिप्सीज, नॉर्डिक जर्मन आर्यन के साथ बैठते थे उन लोगों को बैठने नहीं दिया जाता है, और जो हैंडीक्राफ्ट वगैरह रहते हैं उन लोगों को तो स्कूल से ही बाहर निकलवा दिया जाता है। वो चाहते थे कि केवल हमारे कंट्री में जर्मन नॉर्डिक आर्यंस ही हों और वो नाजीज स्कूलिंग में पढ़ें, क्योंकि देखिए जो जर्मन नॉर्डिक आर्यंस थे उनके लिए स्पेशल टाइप के स्कूल भी बनवाए थे जर्मनी में, जैसे कि नाजीज स्कूलिंग। वहाँ पर बच्चों को नाजीज आइडियोलॉजी के बारे में बताया जाता था, उन्हें फ्री में टेक्स्ट बुक्स सब कुछ मिलते थे, और वहाँ पर एक रेशियल साइंस के भी था, जैसे कि वहाँ पर जीव्स और जिप्सीज नहीं जा सकते थे, वहाँ पर वो नहीं पढ़ सकते थे। उसके बाद जो छोटे बच्चे थे लगभग 14 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के नीचे जितने भी बच्चे थे उन लोगों को जंक वॉल्ग में भी इंटर करवाया जाता था, जहाँ पर नेशनल सोशलिज्म के बारे में पढ़ाया जाता था, और वहाँ पर बच्चों को ये बताया जाता था कि आपको आगे चल के किस तरह से कठोर बनना है और जर्मनी के लिए अपना बलिदान देना भी पड़ेगा, या फिर कहें कि अपना सहयोग देना है। उसके बाद जैसे ही उससे बड़े होते थे बच्चे, उसके बाद उन लोगों को कई सारे आइडियोलॉजीज़ को बताने के लिए उन्हें नाजीज स्कूलिंग में इंटर करवाया जाता था, और वहाँ पर बच्चों को जिप्सीज, जीव्स और जो और अनडिजायरेबल कम्युनिटीज़ थी उनसे हिंसा करना सिखाया जाता था, और भी उनसे मतलब कि उनसे दूर रहें ऐसा बताया जाता था। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी थे। वहाँ के जर्मन आर्डिक नारियंस जो थे उन लोगों को कहा जाता था कि आपको स्टार्टिंग से ही मस्कुलिन और स्ट्रेंथ बनना होगा ताकि आप आगे चलकर सहयोग कर सकें। 1922 में हिटलर ने यूथ को बहुत ही तेज़ी से ऑर्गेनाइज किया। जंक वॉल की बात करें तो जंक वॉल एक ग्रुप था जो कि 14 ईयर्स एज के बच्चे से उसके नीचे तक लोगों को वहाँ पर पढ़ाया जाता था। तो ये था बच्चों के बारे में कि मतलब वहाँ से कैसा करा जाता था। अब आगे देखते हैं द नाजीज कल्ट ऑफ मदरहुड। नाजीज ने केवल बच्चों को ही नहीं, वहाँ के जो औरतें थे, गर्ल्स को, उन लोगों को भी बहुत स्ट्रिक्ट उस पर किया था। जैसे कि जो नाजीज थे वो बॉयज़ को कहते थे कि आपको आगे चलकर एग्रेसिव और मस्कुलिन और स्टील हार्टेड बनना है, मतलब कि कठोर और
मतलब कि कठोर हृदय का बनना है, वहीं गर्ल्स को क्या कहा जाता था कि आपको आगे चलकर एक गुड मदर बनना है जो कि प्योर ब्लडेड जर्मन आर्यंस को पैदा कर सकें। और गर्ल्स को ये भी कहा जाता था कि वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में जिसे अनडिजायरेबल रखा गया है उन लोगों से प्योरिटी बनाए रहें, मतलब कि ज्यूस जिप्सीस इन लोगों से दूर रहें और जितने भी जर्मन आयरन नार्डर्स हैं उनसे आप क्लोज हो सकते हैं। 1933 में हिटलर कहते हैं इन माई स्टेट द मदर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीजन्स, लेकिन वहाँ पर कुछ अलग ही ट्रीटमेंट इक्वली हो रहा था। जैसे कि जो वुमेन्स अनडिजायरेबल चिल्ड्रेंस को जन्म दे देती थी उन्हें पनिश किया जाता था, वहीं जो वुमेन्स डिजायरेबल चिल्ड्रेन को जन्म देती थी उन्हें अवार्ड्स दिया जाता था। अवार्ड्स कैसे दिए जाते थे, तो जैसे कि हॉस्पिटल में फ्री ट्रीटमेंट, थिएटर में फ्री टिकट, रेलवे में फ्री टिकट, उन बच्चों के लिए फ्री फूड्स और भी कई सारे जो अवार्ड्स मिलते थे उन लोगों के लिए, ताकि जो जर्मन नॉर्डिक आर्यंस हैं वो उन्हें इंक्रीज कर सकें, क्योंकि हिटलर चाहते थे कि जर्मन नॉर्डिक आर्यंस को मल्टीपल किया जा सके, जिसकी वजह से औरतों को भी बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था। उनके हस्बैंड्स को इतना मतलब कि उनके हस्बैंड्स को ज़बरदस्ती उसमें क्रिमिनल ऑफेंस में शामिल किया जाता था। यदि किसी को नाजीज पनिश करती थी तो उसके लिए डायरेक्ट वर्ड्स नहीं इस्तेमाल किया जाता था कि किल या मर्डर, इन्हें मार दिया जाए इसे या किल कर दिया जाए। उसके लिए कई सारे स्पेशल टर्म यूज किए जाते थे, जैसे कि स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सॉल्यूशन, इथोनेसिया, सिलेक्शन और डिफिनेक्शन, ऐसे कई सारे वो कोड यूज करते थे जो डायरेक्ट नहीं बोलते थे। और उसके बाद उन लोगों को गैस चैम्बर में या फिर कंसंट्रेशन कैंप में ले जाकर उन्हें मार दिया जाता था। तो ये था पूरा कहानी नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। यदि आपको ये कहानी पसंद आया हो तो इस चैप्टर को वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके बाद नोट्स ज़रूर देखें जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब तक आप उस नोट्स को नहीं देखेंगे आपको वैसे अच्छे से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब किसी चीज़ को आप सुनते हैं तो उसके कुछ समय बाद भूल भी सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले नोट्स को पढ़ना ज़रूरी है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। और जो चीज़ न समझ आए कमेंट बार में कमेंट ज़रूर कीजिएगा।